ईजमेंट दो तरह का होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो ईजमेंट होता है सर, ईजमेंट जो होता है ये दो तरह का होता है। अगर आप सुखाचार देखोगे, सुखाचार देखोगे तो ये दो तरह का होता है। एक होता है सर ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन और एक होता है बाय नेसेसिटी। ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन और ईजमेंट बाय नेसेसिटी, हिंदी में कहते हैं चिरभोग। क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन को? ये होता है आवश्यकता। इस पे एक जजमेंट लिखवाया था मैंने आप लोगों को ना। तो ईजमेंट टेक्निकली दो तरह का होता है, एक होता है प्रिस्क्रिप्शन और एक होता है ईज नेसेसिटी। अब ये होती क्या चीज है इसको समझ लीजिए। 2 मिनट इधर दीजिए सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फालतू सेक्शन है बहुत ज्यादा, ऐसा कोई बुद्धि लगाने का ज्यादा काम नहीं है। सेक्शन 25 देखिए, हम बात कर रहे हैं ईजमेंट की। ये जो सेक्शन है 25, 26, 27, ये कहना चाह रहा है सर कि आप ओनरशिप भी प्राप्त कर सकते हो। मतलब आप ओनर हो नहीं, लेकिन क्या बन जाओगे? स्वामी बन जाओगे, आप ओनर बन जाओगे। अगर आपने कुछ काम किए तो, कुछ ऐसे काम किए तो आप क्या बन जाओगे सर? प्रॉपर्टी के यू विल बिकम एन ओनर। इसमें 3 सेक्शन आएंगे, 25, 26, 27। 25 बोलता है ईजमेंट के बारे में और 25 जो बात करता है वो बोलता है ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बात करता है। ईजमेंट बाय, ये एक होता है नेसेसिटी। अब नेसेसिटी क्या होती है सर? नेसेसिटी होती है आवश्यकता, और प्रिस्क्रिप्शन को बोलते हैं चिरभोग। कहने का मतलब ये है सर, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को यूज किया है फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? आपकी। जैसे मान लीजिए ईजमेंट क्या होता है, पहले ईजमेंट समझिए सर। ईजमेंट वो होता है जो कि आप ऐसा एक अधिकार जो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपका मकान है यहाँ पे, ठीक है ना, आपके घर का रास्ता है ये, लेकिन आपके घर के पीछे का ओपन रास्ता है और यहाँ पर क्या है सर? एक बहुत बड़ा चारागाह लैंड है। चारागाह जानते ना क्या होता है? चारागाह या गोचर जमीन है। गोचर मतलब होता है जिस पर गाय चरने आती है। ये पंचायत की जमीन थी और पीछे के मैदान खाली था, बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पर भी एक रास्ता था और ऐसे मकान बने हुए थे मल्टीपल, कोई बाउंड्री कुछ नहीं थी। आप अपने घर आने जाने के लिए इस रास्ते को यूज करते हो। कौन सा रास्ता यूज करते हो? जो गोचर जमीन है, ठीक है ना सर। खाली मैदान है, बच्चे क्रिकेट खेल लेते हैं, ऐसे कुछ भी, जिसको क्या काम है, किसी को कोई फालतू त्योहार करना है, खाना वाना करना है, तो गोचर लैंड पे सब इंतजाम होते हैं। आपके घर का जाने का रास्ता ये, आपके घर पे आने जाने का ये रास्ता है। अगर आपने विदाउट इंटरप्शन इसको 20 साल तक यूज कर रहे हो, बिना किसी के इंटरप्शन से अगर आपने इस रास्ते को 20 साल तक यूज किया है, तो ये क्या बन जाएगा? ये रास्ता आपका बन जाएगा। बात समझ में? विदाउट, सवाल यही है कि विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए, बिना किसी रुकावट, लगातार 20 साल तक अगर आपने किसी को यूज किया है तो चीज हो जाएगी आपकी। बात समझ में आई? वैसे सर इसको बोलते हैं ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, मतलब सुखाचार का चिरभोग द्वारा। अब चिरभोग बोलते हैं मतलब आपने भोग किया इस रास्ते का, ठीक है ना सर। आप उसके यूज कर रहे हो, आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन में आप ले रहे हो उसको। अब जो दूसरी चीज है वो है नेसेसिटी। अभी नेसेसिटी कवर नहीं है। नेसेसिटी का मतलब होता है कि सर जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है ना, इधर पहले रास्ता हुआ करता था कभी, लेकिन अब लोगों ने क्या कर लिया, अतिक्रमण कर करके मकान बना लिए हैं। अब कोई रास्ता नहीं है इधर जाने का। आपका जो पीछे वाला रास्ता था वो उस पर क्या बन गया है? मकान। और ऐसे ही एक गोचर जमीन है जिसपे गांव में क्या होता है, एक जमीन को छोड़ देते हैं कि यहाँ पर सबके पशु, आवारा पशु चरेंगे, जो भी है वो गोचर लैंड है। मतलब उस जमीन के लिए, उस जमीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वो पंचायत के अंडर आती है। आपका एक रास्ता बना हुआ है। अब सर आपके पास और कोई तो रास्ता नहीं है घर जाने का, भाई इसके पास घर जाने का ये रास्ता है, इसके पास घर जाने का ये रास्ता है, इसके पास घर जाने का ये रास्ता है। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। आपके पास क्या रास्ता है? सिर्फ ये रास्ता है। तो आपकी वो आवश्यकता है, वो ईजमेंट क्या है? आपकी आवश्यकता है। लेकिन ईजमेंट बाय नेसेसिटी यहाँ कवर नहीं होता, इसको यहाँ पर कवर नहीं किया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन से ओनरशिप प्राप्त कर सकते हो। आप हेडिंग पढ़ो एक बार, जो पार्ट 4 है ना, उसकी हेडिंग पढ़िए।
एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन। तो आपका कब्जा है सर इसके ऊपर, आपने लगातार आप वहां आते रहे जाते रहे 20 साल तक विदाउट इंटरप्शन, तो कोई रोकेगा आपको? बताइए। तो ये जो राइट होता है सर, 20 साल तक अगर आपने ये संपत्ति के ऊपर ये अधिकार कर लिया तो अधिकार आपका बन जाएगा। वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट, एयर and for building have peacefully enjoyed there with an easement as of right without interruption and for 20 year and way लिखा है ना, and in any way water course use of any water or any other easement whether affirmative or negative has been peacefully or openly enjoyed by any person claiming title as an easement as of right without interruption for 20 years, the right such access and the use of light, air, water course, use of water, easement shall be absolute and indefeasible। मतलब कहने का मतलब ये है, अब समझिए, बहुत सारे बात आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की आदत क्या होती है ना सर, उनके दिक्कत होती है। तुमने देखा होगा, मान लीजिए आपने जयपुर में आके एक प्लॉट लिया, आपके प्लॉट में पास वाले ने एक मकान बनाया। अब वो क्या कर रहा है, मकान बनाते वक्त अपने मकान की खिड़की इधर दे रहा है। अपने मकान की खिड़कियां कहां दे रहा है सर? रोशनदान दे दिया, खिड़की दे दी। बड़े बुजुर्ग बोलते ना कि हमारे घर की तरफ नहीं खोलेगा। मान लीजिए आप जयपुर में थे, आपने बस इन्वेस्ट करके पटक रखा था। मान लीजिए अगर इसने 20 साल तक इसका यूज कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि देखो सर, उसमें नेचुरल लाइट आती है, कल को क्या बोलेगा वो कि मेरा प्रकाश आता है, हवा आती है। 20 साल तक तुमने उसने विदाउट इंटरप्शन उसको यूज किया, तो ये एक तरह से राइट बन जाएगा इसका। इसने पोजीशन ओनरशिप क्लेम कर ली कि इसका एक अधिकार रहेगा। क्यों बोलते थे ठेकेदार को? बोलते नहीं है, घर बन रहा होता है बगल में किसी का, खिड़की मत दे दियो, इधर इधर खिड़की मत निकाल देना, नहीं बोलते? इधर इसको मत निकाल देना, इधर छज्जा मत दे देना। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा सर इसलिए बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपने 20 साल तक उसको टोका नहीं तो वो एक एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल राइट बन जाएगा। हिंदी में पढ़िए, ये अधिकार आत्यांतिक और अजय हो जाएगा। लिख रहा है? तो आपको सर उसको रोकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप हिम ना, उसको रोकना पड़ेगा। आप उसको राइट क्लेम करने के लिए नहीं बोल सकते। आगे पढ़िए, देखो बहुत आसान सेक्शन है। कुछ है क्या सर इसमें टफ? बताओ, आगे पढ़िए। Each of the said period of 20 years shall be taken off period ending with a 2-year next year before the institution of suit where the claim such period relate is contested। ये बोल रहा है सर, each of the said period of 20 years, जो आप 20 साल का ले रहे हो, shall be taken to be period ending within 2 years next before the institution of the suit। 2 years यहाँ पे जो लिख रहा है 2 years next before the institution of the suit, 20 वर्ष की उक्त कालावधि में से हर एक कालावधि ऐसी मानी जाएगी जिसका अंत उस वाद के संसिद्ध किए जाने के अविहित पूर्व के 2 वर्ष के भीतर हुआ हो, जिसमें यह दावा जिसमें ऐसी कालावधि संबंधित है प्रतिवादित किया जाता है। 20 वर्ष की उक्त कालावधि में से हर ऐसी कालावधि मानी जाएगी जिसके अंत में उस वाद में संस्थित किए जाने वाले अविहित पूर्व के 2 वर्ष के भीतर वाद संस्थित किया गया हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पर जैसे आपने 20 साल कंप्लीट किए, जैसे आपने क्या किए सर, आपने जैसे 20 साल कंप्लीट किए, each of the said period of 20 years shall be taken for ending within 2 year next before the institution of the suit। अब यहाँ पर जो ये चीज है ना सर, ये चीज थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करती है कि 2 साल कब? क्या ये ऐसे कह रहा है, मान लीजिए 20 साल यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 साल पहले की बात कर रहा है या 2 साल आगे की बात कर रहा है? दिस इज द क्वेश्चन ना, क्योंकि आफ्टर नहीं लिखा हुआ। आप देखिए यहाँ पे, each of the said period of 20 years shall be taken to be period ending within 2 year next before the institution of the suit wherein the claim of the such period is contested। पहले ऊपर वाली बात लिखवा देता हूँ, फिर नीचे वाली को समझाऊंगा, ठीक है ना? लिखिए जल्दी से, आज खत्म कर दूंगा इस टॉपिक को। वी हैव 1 hour लेफ्ट। एक सेक्शन के लिए नहीं करूंगा ना, कल आपकी उसकी क्लास रहेगी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की। एक तो मेरी टीपे की चलेगी, उसके बाद किसकी क्लास होगी? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की। यस, चलिए 20 क्लोज 2, 25 क्लोज 2 लिखिए।
25 क्लोज 2 लिखिए। नॉट ऑडिबल वो मैंने अक्षता वॉल्यूम कम कर दी थी। 146 147। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी अधिकार को यूज किया फॉर द टिल पीरियड 20 ईयर, आपके पास 20 साल का पूरा टाइम था, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो सेक्शन 25 के आधार पर किसी राइट का क्लेम करना, कोर्ट में सूट फाइल करना कि मैं ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन में जाऊंगा और मैं केस फाइल करूंगा और कोई राइट अपने फेवर में ले लूंगा, सेक्शन 25 में जाके मैं किसी राइट को अपने फेवर में ले लूंगा, क्योंकि आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, पीसफुली आपने एंजॉय किया है कोई केस। पीसफुली का क्या मतलब होता है यहाँ पर, मैंने कहा ना शांतिपूर्वक आपने उपभोग किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी लिटिगेशन नहीं हुई है, कोई भी मुकदमा नहीं हुआ है इस 20 सालों में, इस 20 सालों में कोई भी लिटिगेशन, आप कहते हो पीसफुली, भाई मैंने पीसफुली एंजॉय किया है, मैं कहता हूँ ना विदाउट इंटरप्शन, किसी का कोई विघ्न नहीं रहा है। इस सब का मतलब क्या होता है सर कि ना तो कोई सूट हुआ है और न ही कोई प्रोसीडिंग हुई है इन बिटवीन दोज ईयर्स। बात समझ में आई। अब सवाल यह है कि कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट ये देखेगा कि आप जब आए हो कोर्ट तो क्या अभी भी आप लास्ट 2 साल में भी आपने यूज किया है, क्या लास्ट के जो 2 साल बचे हुए हैं, लास्ट के जो बचे हुए 2 साल हैं, क्या आपने इस समय पर भी ईजमेंट का यूज किया है, कोर्ट ये देखेगा कि लास्ट 2 साल में कौन, क्या आप अभी भी यूज कर रहे हो, लास्ट के 2 साल कोर्ट देखेगा। जैसे मान लीजिए आज 2025 चल रहा है ना सर, आज कोई ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन से केस लेके गया तो कोर्ट देखेगा कि क्या 2023 के बाद आप यूज कर रहे हो उससे अभी भी। बात समझ में आई। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल यूज किया फिर 4 साल यूज नहीं किया उस रास्ते को, फिर 4 साल यूज किया फिर 5 साल यूज नहीं किया, 20 साल तक कंटिन्यू रास्ता यूज होना चाहिए। और कोर्ट ये भी देखेगा क्या सूट फाइल करने के 2 साल पहले भी आप उसको यूज कर रहे हो, अगर हाँ कर रहे हो देन इसको लिख लीजिए प्लीज, डायग्राम बना लेना सर, ठीक है ना। लिखिए प्लीज इसमें 25 के दूसरे में लिखिए द ईच, देखिए एक सीआरपीसी में प्रोविजन है सेक्शन 146 या 147 में, कोर्ट क्या देखता है उसमें, जहां पे भी राइट ऑफ यूज ऑफ वाटर और लैंड होता है तो कोर्ट क्या देखता है कि 3 महीने पहले कौन था, 3 महीने पहले किसने यूज किया था, और जहां पर एक वो भी प्रोविजन है कि लास्ट ईयर, लास्ट 1 साल पहले कौन यूज करता था, देखता है ना कोर्ट 146 या 147 में, अगर आपने पढ़ा हो तो प्रोविजंस को 145 146 147 3 प्रोविजन है ये सीआरपीसी में। वहां पे कोर्ट क्या देखता है कि 3 साल पहले कौन था, मजिस्ट्रेट साहब देखते ना आप एसडीएम डीएम साहब, तो वो सेम प्रोविजन है ये कि 3 साल पहले, वैसे ही यहाँ पे देखते हैं कि 2 साल पहले कौन यूज कर रहा है, 2 साल से कौन यूज कर रहा है, क्या आप 2 साल से उस रास्ते का उपयोग कर रहे हो, तो मतलब कोर्ट ये देखना चाहता है कि क्या अभी भी इंटरप्शन तो नहीं है। समझ में आई। लिखिए प्लीज इसमें ईच ऑफ द सेड 20 ईयर, ईच ऑफ द सेड 20 ईयर, 20 वर्ष की उक्त कालावधि, 20 वर्ष की उक्त कालावधि हर एक ऐसी कालावधि मानी जाएगी, 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 ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर shall be taken, shall be taken, shall be taken period ending before 2 year, period ending before 2 year, period ending before 2 year, वाद के संस्थित किए जाने के, वाद के संस्थित किए जाने के 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व से माना जाएगा, 2 वर्ष पूर्व से माना जाएगा, 2 वर्ष पूर्व से माना जाएगा, पीरियड एंडिंग विद इन, क्या लिखा है, पीरियड एंडिंग बिफोर, पीरियड एंडिंग बिफोर 2 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर in cases where, in cases care, in cases where a party, a party, a party wants to contest, a party wants to contest his case, a party wants to contest his case, जहां जहां कोई पक्षकार, जहां कोई पक्षकार, जहां कोई पक्षकार इससे संबंधित दावा, इससे संबंधित दावा लाना चाहता हूं, कोई पक्षकार से संबंधित दावा लाना चाहता हूं,
पॉइंट नंबर 3 लिखिए प्लीज, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। इन द केसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन द केसेस ऑफ गवर्नमेंट, 25 का 3 लिखिए। इन द केसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन द केसेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के मामले में 20 वर्ष को 30 वर्ष पढ़ा जाएगा। सरकार के मामले में 20 वर्ष को 30 वर्ष पढ़ा जाएगा। इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट, द 20 years shall be read as 30 year, shall be read as 30 year, shall be read as 30 year। पैराग्राफ से लिखिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन देखिए सर। ये कहना चाह रहा है सर 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये गोचर लैंड है, पीछे क्या है सर, इस आदमी का मकान है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आदमी आता जाता इसी रास्ते से है, लेकिन सर गांव में था एक बार सम्मेलन। क्या था, यू नो व्हाट इज सम्मेलन? सामूहिक सम्मेलन, मतलब होता है ना सर, बहुत सारे लोग मिलकर शादी करते हैं एक जगह, सामूहिक विवाह सम्मेलन। अब सर उस चक्कर में क्या है, 10 दिन तक इस आदमी ने ये रास्ता यूज नहीं किया, तो क्या आप इसको इंटरप्शन मानेंगे? एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण बता बोलता है कि इंटरप्शन कब माना जाएगा, विघ्न कब माना जाएगा। वो तब माना जाएगा सर जब एक साल के लिए अगर वो कुछ चीज बाधित रहेगी। कितने साल के लिए? जैसे मान लीजिए गांव में मेला भरा, अब मेला चलता है 30 दिन, 30 डेज तक इस ग्राउंड पे मेला लगता है, 30 दिन का मेला है इस ग्राउंड पर, तो क्या मतलब उसका राइट इंटरप्ट हो गया क्या? नहीं, एक साल का होगा तब। कब होगा? पढ़िए एक बार, बैरक पढ़िए जल्दी से। Nothing in an interruption within the meaning of this section unless where there is a actual discontinuity of possession, enjoyment, region, obstruction of the some person other than the claimant, unless such objection is submitted to or acquiescence for 1 year after the claimant has notice thereof of the person making it authorized। उस बाधा की तथा बाधा डालने वाले प्राधिकृत व्यक्ति की सूचना दावेदार हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक वो बाधा सहन न कर ली गई हो। बाधा सहन न कर ली गई का मतलब है कि मतलब 1 साल तक सर इस ग्राउंड का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, 1 साल तक मान लीजिए इस ग्राउंड का वो रास्ता नहीं जा पा रहा है, तो फिर किस बात का प्रिस्क्रिप्शन? समझ में आई बात? 1 साल तक अगर इंटरप्ट है, मतलब 20 साल में से 1 साल अगर उसका काम नहीं हुआ ना उससे, तो उसको आप कंटिन्यूस नहीं मान सकते। 1 साल तक अगर वो डिस्टर्ब रहा है, 30 दिन का मेला भरेगा, परेशानी नहीं है। 1 साल, कितना साल? अगर 20 साल में से 1 साल, क्योंकि एक्विसिस्ट वहां पे एक शब्द है एक्विसिस्ट, एक्विसिस्ट मतलब होता है सहन कर ली गई, एक शब्द लिखा हुआ है, तो मतलब उस आदमी ने सहन कर लिया ना, कोई 1 साल तक कब्जा कर सकता है। अगर वो इतना सहन कर सकता है तो वो ये भी सहन कर ले, उसको ईजमेंट नहीं मिलेगा, वो ये भी सहन कर ले। कहने का मतलब ये है, जब इतना ही सहन कर लिया, सहन ही लिखा है, आप डायरेक्ट में देख लीजिएगा। और एक्विसिस्ट का मतलब होता है कि हाँ भाई साहब उसने मान लिया कि चलो ठीक है यार, जब उसने मान ही लिया, जब उसने एक्विसिस्ट कर दिया, चलो ठीक है तो मान ले, तो फिर मान ही लो ना, फिर कोई इजमेंट नहीं है आपके फेवर में। बात समझ में आई? लिख लें इसे, तो भी देख लो जल्दी से, मैं इस पर टाइम नहीं खराब करूंगा। 27 को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है सर? इसमें कोई दिक्कत है क्या? 25 में दिक्कत, 26 में आ जाएगी। एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ ए रिविजनर ऑफ ए सर्वेनेंट टेनेंट where any land or water upon or which any easement has been enjoyed or derived has been held under by the virtue of any interest in the life for life the terms of the year exceeding 3 years from any granting thereof, the enjoyment of such easement during the continuance of such interest terms shall be excluded in the computation of the period 20 years in the case claim within 3 years the next after determination of such interest and term resisted by the person entitled to such determination of the said land or water। कहने का मतलब क्या होता है सर? कहने का तात्पर्य ये समझिए कि सर मान लीजिए मैं अपनी राइट किसी और प्रॉपर्टी पर एक्सरसाइज करता हूं, मैं अपने राइट किसी और प्रॉपर्टी पे क्या करता हूं सर? एक्सरसाइज करता हूं, ठीक है ना सर? जैसे मैं अपना राइट किसी प्रॉपर्टी पे एक्सरसाइज करता हूं, तो कोज ऑफ एक्शन कितना होगा? मैं केस कब फाइल करूंगा? मैं केस कब फाइल करूंगा? अगले आदमी के ऊपर। 2 तरह की चीज होती है सर ईजमेंट के अंदर। मान लीजिए ये एक मकान है, ठीक है, अब गंदी कॉलोनाइजेशन हो रखी है, और सर कॉलोनाइजेशन हर तरफ परफेक्ट हो जरूरी नहीं है। अरे सारे शहर चंडीगढ़ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते सर। कॉलोनाइजेशन तो कैसे भी बिल्डर था, उसने काट दिया कॉलोनाइजेशन, उसने बोला कि यार ये थोड़ा सा प्लॉट है, जो मान लीजिए मैं प्लॉट खरीदने गया एक नई सोसाइटी में, मैंने बोला कि तू प्लॉट काट रहा है ना, मेरे को 80 बाई 70 का प्लॉट चाहिए। वो बोले सर हमारे यहाँ तो है ही 40 बाई 50 के। अब पैसा मैं फेंकने को तैयार हूं, तो बनाएगा ना मेरे लिए 80 बाई 70 का प्लॉट? नहीं बनाएगा। उसके यहाँ पे टोटल साइज क्या है? 40 बाई 50।
मैंने बोला मुझे तो 80/70 चाहिए, मेरा लक्की नंबर है 8 और 7, बनाएगा मेरे लिए वो प्लॉट फिर 80/70? भला ऐसे अब वो जब बनाएगा तो दूसरे प्लॉटों को छोटा मोटा करेगा? करेगा नहीं करेगा? यही तो होता है। तो सर एक मकान था ऐसे ही, अब सर इस मकान के रास्ता नहीं बचा, इधर एक घर बन गया, इधर एक घर बन गया, इधर भी एक घर है, इधर भी, मतलब सब तरफ एक घर बने हुए हैं, ठीक है ना। अब ये जो मकान है ना ए का, अब कोई रास्ता नहीं है इसका, ठीक है। बहुत सालों तक ये मकान को यूज करता रहा, बहुत सालों तक ये क्या करता रहा सर, इस आगे आगे भी यहाँ गली थी, यहाँ पे एक मकान बन गया, यहाँ पे एक मकान बन गया, अब सिर्फ ये रास्ता खाली है। कौन सा खाली, मतलब वो इस रास्ते को यूज कर रहा है बहुत सालों से। अब एक दिन मकान बनाने वाला आया, वो बोलता है कि ये तो मेरी जमीन है पूरी, मैं कोर्ट जाऊंगा भाग के और बोलूंगा ना कि ये है ईजमेंट बाय नेसेसिटी, आवश्यकता है, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है भाई अब मेरे पास, और तो कोई रास्ता नहीं है, और कहां से आऊं जाऊं, क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा इसका। तो सर वो आदमी क्या करेगा, इतने सी जगह पर मकान बनाएगा अपने यहाँ, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुसेवी संपत्ति। क्या बोलते हैं इसे? अनुसेवी संपत्ति। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सर्विएंट, सर्विएंट इसको बोलते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। क्या बोलते हैं इसे? डोमिनेंट। अब प्रॉपर्टी को डोमिनेंट कौन कर रहा है? ये, और जिसके ऊपर आप कर रहे हो वो कौन है? वो कौन है? सर्विएंट है। अब यहाँ पे जो सर्विएंट टेनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसे क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है सर, अगर कोई पर्टिकुलर राइट टू वे है आपका, अगर आपको केस फाइल करना है, मान लीजिए ये कभी मकान बनाने आया ही नहीं वहां पे, ये इतने सालों से मकान बनाने कभी आया ही नहीं, आप चाहते हो कल को ये आए, आप चाहते हो कल को ये आए और मुझसे ये अंधे पैसे मांगेगा, टेढ़े मेढ़े पैसे मांगेगा, फालतू लिटिगेशन में पड़ूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ 20 साल होने का। मान लीजिए कभी मकान बनाने आया ही नहीं, आज भी यहाँ पे खाली प्लॉट ही है, लेकिन खाली प्लॉट भी तो है, तो वो सर्विएंट टेनमेंट का है, वो अनुसेवी संपत्ति के है, अनुसेवी संपत्ति है। यहां तक समझ में आया? अब सर मेरे को क्या करना है, सुनिएगा 2 मिनट फोकस करके समझिएगा। सर एक का मकान है, आसपास कोई जगह नहीं जाने की, ये तीसरी जगह जो ये यूज करता है, इतना इसने जगह छोड़ दी। अब कल को क्या है, इसको यहां रहते हुए हो गए सर कितने साल, जैसे 20 साल कंप्लीट हो गए, ये 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल कर सकता है। कितने साल के अंदर? 20 साल तो उसने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद 3 साल तक केस फाइल करे और अपने फेवर में क्या ले ले, एक राइट ले ले, कोर्ट से एक ऑर्डर ले ले कि ये इजमेंट है इसका, यहाँ क्या है, सुखाचार है, इसको इसको ये राइट दिया है, राइट टू वे, जाने का एक रास्ता दिया है। कोर्ट देखेगा, इंस्पेक्शन करेगा कि हाँ कोई और रास्ता नहीं बन रहा, और कोर्ट में जाके अगर ये बोल देगा, कोर्ट में जाके अगर वो बोल देगा कि 20 साल से मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा उसके फेवर में राइट। लेकिन कल को अगर ये मकान बनाने आ गया, 20 साल के पहले अगर ये मकान बनाने आ गया, तो ये क्या बनेगा, ईजमेंट बाय नेसेसिटी, आवश्यकता से जो सुखाचार मिलता है फिर वो मिलेगा। लेकिन अगर 20 साल तक मकान बनाने नहीं आया, तो 20 साल प्लस 3 साल में इसको सूट लेके आना होगा, 20 साल प्लस 3 साल में इसको क्या लेके आना होगा, सूट लेके आना, उसके बाद ये नहीं ला सकता, उसके बाद इज नॉट एंटाइटल्ड टू ब्रिंग ए सूट। बात समझ में आई आपको? नेसेसिटी है तो नेसेसिटी, देखिए नेसेसिटी के लिए कोई चीज लिखी हुई नहीं है, लिखा है यहाँ पे कहीं नेसेसिटी का? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। 20 साल होते तो फिर सूट फाइल कर देगा ना वो, 3 साल के अंदर अंदर कभी भी करे। अरे तो तुम फिर कर दो, तुम फिर कर दो, नेसेसिटी में कर दो। एग्जाम्पल ये नेसेसिटी वाला और दोनों तरह से बता रहा हूं मैं। कल को मकान बनाने आ जाए, आगे मान लीजिए 20 साल पहले मकान बनाने आ गया, तो जाओ फिर नेसेसिटी में, ईजमेंट बाय नेसेसिटी में जाओ। अगर नहीं आया तो जाओ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन में। और अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लिखवाया था मैंने कुछ दिन पहले, कि लिखवाया था ना, टीपीए में लिखाया था, यहाँ लिखाया था, टीपीए में लिखाया था, क्लास लिखी तुमने पुरानी, अभी बताया तुम्हें लिखवाया था मैंने, उसमें मैंने कहा था आपको कि देखिए
ईजमेंट बाय नेसेसिटी वहीं मिलता है जहां पर कोई अनुवैकल्पिक अल्टरनेट वे नहीं होता जाने का।